हर साल ना लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के फॉर्म भरते हैं। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न नजर आता है। हाँ बिल्कुल। और वो पैटर्न ये है कि इन 10 लाख लोगों में से ज़्यादातर उम्मीदवार बिल्कुल एक जैसी किताबें खरीदते हैं। सही कहा, वो एक ही अखबार पढ़ते हैं और इंटरनेट पर मौजूद बिल्कुल एक जैसे ही 1 ईयर स्टडी प्लान को फॉलो भी करते हैं, है ना? पर इसके बावजूद 99% लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। देखिए, जानकारी और जो अध्ययन सामग्री है वो तो बाजार में सबके पास समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन उस जानकारी को प्रोसेस कैसे किया जा रहा है, असली खेल वहीं छिपा है। बिल्कुल, और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य फोकस है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि सफलता पाने वाला वो जो 1% है वो क्या पढ़ रहा है, बल्कि हम उस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो विज्ञान छिपा है उसे डिकोड करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास आज जो स्रोत हैं जिनमें डॉक्टर तनु जैन और अतुल जैन जैसे जानकारों की सलाह शामिल है, साथ ही कई यूपीएससी टॉपर्स की रणनीतियां और एनालिटिक्स आईएएस एवं स्लीपी क्लासेस जैसी संस्थाओं का रिसर्च मटेरियल भी है। और ये सारे स्रोत मिलकर हमें इस भूल भुलैया का एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा देते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो 12वीं के बाद या अपने ग्रेजुएशन के दौरान इस सफर की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर जो सीधे 2026 की परीक्षा को अपना लक्ष्य मान रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर एक आम कॉलेज छात्र की दिनचर्या कैसे एक आईएएस अधिकारी के मास्टर प्लान में बदल जाती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारा ध्यान क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इस बात पर केंद्रित रहेगा कि कैसे और कब पढ़ना है। मतलब टाइमिंग का खेल है पूरा। एकदम सही। बाजार में हर विषय पर दर्जनों किताबें मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उन किताबों को किस महीने में खोलना है और सबसे जरूरी किस महीने में बंद कर देना है, तो वो सारी मेहनत किसी काम की नहीं है। क्योंकि आज के डिजिटल युग में असली चुनौती जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जानकारी की ये जो अथाह बाढ़ आ गई है ना, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ सलाह दे रहा है, वहाँ सही दिशा ढूंढना मुश्किल है। हाँ, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए उस छात्र के नजरिए से शुरू करते हैं जिसने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि भाई पहले अपनी कॉलेज की जिंदगी जी लो, मजे कर लो, फिर आराम से दिल्ली जाकर या कमरे में बंद होकर तैयारी करना। लेकिन हमारे स्रोतों में डॉक्टर तनु जैन की जो सलाह है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, तो वो क्या सुझाव देती हैं? डॉक्टर तनु जैन इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू हो जानी चाहिए। और देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। वो क्या? मौजूद होता है। सुबह जल्दी उठना, लगातार कई घंटों तक कक्षाओं में बैठना और नियमित रूप से किताबें पढ़ना। हाँ, वो तो उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है, लेकिन कॉलेज जाते ही वो ढांचा टूट जाता है ना। अचानक से बहुत सारी आज़ादी मिल जाती है। बिल्कुल। और उसी आज़ादी में वो जो पढ़ने का मोमेंटम है वो कहीं खो जाता है। अगर उस स्कूल वाले मोमेंटम को टूटने से पहले ही यूपीएससी की दिशा में मोड़ दिया जाए तो छात्र को पढ़ाई का दबाव उतना महसूस नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और इससे भी बड़ा कारण है गैप ईयर से बचना। हाँ, ये गैप ईयर वाली बात बहुत दिलचस्प है। ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ तैयारी के लिए ड्रॉप लेना मतलब एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है। सही कहा आपने। एक टिक टिक करती हुई घड़ी दिमाग में शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मेरे साथ वाले नौकरी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मैं अभी भी कमरे में लक्ष्मीकांत की किताब लेकर बैठी हूँ। और इस मनोवैज्ञानिक दबाव के अलावा इसका सीधा असर आपके इंटरव्यू पर भी पड़ता है। वो कैसे? जब आप ग्रेजुएशन के बाद 2 या 3 साल का गैप लेते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड का पहला सवाल यही होता है कि आपने इन सालों में क्या किया। फिर आपको अपनी असफलता या अपने समय को सही ठहराने के लिए लंबी चौड़ी सफाई देनी पड़ती है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी करते हैं और अपने पहले ही प्रयास में 21 या 22 साल की उम्र में परीक्षा देते हैं तो बोर्ड आपके स्पष्ट लक्ष्य से बहुत प्रभावित होता है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है, लेकिन स्रोतों में अतुल जैन का जो 2026-2030 का रोड मैप है उसे पढ़कर मेरे मन में एक दुविधा पैदा हुई। कैसी दुविधा? अगर कोई 17 या 18 साल का युवा 12वीं के तुरंत बाद सीधे यूपीएससी की भारी भरकम किताबों में डूब जाए तो क्या वो अपनी पर्सनालिटी या अपनी कॉलेज लाइफ को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगा? ये डर स्वाभाविक है। मतलब मैं इसे एक एनालॉजी से देखती हूँ।
मान लीजिए कि कॉलेज का जीवन उस मिट्टी की तरह है जिसमें आप यूपीएससी रूपी पौधा लगा रहे हैं। हाँ। अगर मिट्टी में नमी ही नहीं होगी, मतलब कॉलेज के अनुभव, दोस्त, डिबेट्स, तो वो पौधा तो बड़ा होने से पहले ही सूख जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? आपकी ये एनालॉजी बहुत सटीक है और अतुल जैन का रोड मैप भी दरअसल इसी नमी को बनाए रखने की वकालत करता है। अच्छा, तो वो कमरे में बंद होने की सलाह नहीं देते? बिल्कुल नहीं। उनका स्पष्ट मानना है कि शुरुआती सालों में, यानी कॉलेज के पहले और दूसरे साल में, छात्रों को कमरे में बंद नहीं होना चाहिए। ये समय खुद को सामाजिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने का है। तो फिर उन शुरुआती सालों में तैयारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? मतलब शुरुआत कैसे करें? बहुत ही सहज तरीके से, बिना किसी दबाव के। उनका सुझाव है कि केवल अखबार पढ़ने की एक पक्की आदत डालें, ताकि दुनिया में क्या चल रहा है इसकी एक बुनियादी समझ विकसित हो। सिर्फ अखबार, किताबें नहीं? किताबें भी, लेकिन अलग तरीके से। जो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें हैं, उन्हें रटने के बजाय सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ें। 1 मिनट, सिर्फ कहानी की तरह? अक्सर तो लोग एनसीईआरटी के पन्नों को अलग-अलग रंगों के हाइलाइटर से रंग देते हैं और पहले ही दिन से भारी भरकम नोट्स बनाने लगते हैं। और वहीं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो एक गलत अप्रोच है। देखिए, जब आप पहली बार किसी विषय को पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। हाँ, वो तो है। सब कुछ ही इम्पोर्टेंट लगता है शुरू में। बिल्कुल। कहानी की तरह पढ़ने का मकसद आपके दिमाग में एक ढांचा या क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार करना है। जब आप इतिहास को एक उपन्यास की तरह पढ़ते हैं तो घटनाक्रम आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। समझ गई। बाद में जब आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे तो वे तथ्य इस ढांचे में अपने आप फिट हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियां हैं, जैसे कॉलेज फेस्ट का आयोजन करना या डिबेट में हिस्सा लेना, ये सब करना चाहिए। क्योंकि ये सब आपको नेतृत्व क्षमता और दबाव झेलना सिखाता है, जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक प्रशासक के सबसे अहम गुण होते हैं। मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलेगा। अब चूंकि हम ग्रेजुएशन की बात कर ही रहे हैं, तो एक ऐसा सवाल आता है जो हर छात्र के दिमाग में होता है। ग्रेजुएशन में विषय का चुनाव। हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। एक बहुत पुरानी धारणा है कि अगर आईएएस बनना है तो बीए करो, आर्ट्स लो या इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ो। और 2019 की जो यूपीएससी रिपोर्ट है, उसका डेटा भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। आप किस डेटा की बात कर रही हैं? उस रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमैनिटीज वाले उम्मीदवारों की सफलता दर 48.4% थी, जबकि विज्ञान पृष्ठभूमि वालों की 39.1%। टीना डाबी ने पॉलिटिकल साइंस लिया, श्रुति शर्मा ने इतिहास। तो क्या सच में विषय का चुनाव इतना मायने रखता है? क्या ह्यूमैनिटीज लेना सफलता की गारंटी है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि यूपीएससी कभी किसी खास एक शैक्षणिक पृष्ठभूमि का पक्ष नहीं लेता। लेकिन डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ, डेटा में ह्यूमैनिटीज का प्रतिशत ज्यादा दिखता है, लेकिन इसका कारण समझना जरूरी है। ह्यूमैनिटीज के विषय सीधे तौर पर जनरल स्टडीज यानी जीएस के सिलेबस से ओवरलैप करते हैं। इसलिए उनकी सफलता दर ज्यादा दिखती है। सही कहा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विज्ञान या इंजीनियरिंग के छात्र नुकसान में हैं। तो फिर जो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले छात्र हैं, वो हर साल टॉप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक विश्लेषणात्मक या कह लें एनालिटिकल सोच होती है। ये सोच उन्हें जटिल डेटा को तेजी से समझने में मदद करती है। हाँ, जैसे कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाले गौरव अग्रवाल और कनिष्क कटारिया। बिल्कुल, या सिविल इंजीनियरिंग करने वाले शुभम कुमार जैसे टॉपर्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। देखिए, विषय चुनते समय जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपका उस विषय के प्रति गहरा और स्वाभाविक इंटरेस्ट। मतलब अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनना चाहिए। अगर आपको कोडिंग में मजा आता है लेकिन आप सिर्फ यूपीएससी के लिए मजबूरन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो वो 3 साल का ग्रेजुएशन एक सजा बन जाएगा। और याद रखिए, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपका बैकअप प्लान भी होती है। ये बहुत अहम बात कही आपने। उस बैकअप प्लान को मजबूत रखना मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। जी बताइए। मान लीजिए किसी छात्र ने 12वीं के बाद सही तरीके से शुरुआत की। उसने 3 साल आराम से एनसीईआरटी पढ़ी, डिबेट्स में हिस्सा लिया, अखबार को समझना शुरू किया। लेकिन फिर अचानक ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है। वो सुरक्षा का घेरा टूट जाता है। बिल्कुल। और अब 24 मई 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा और 21 अगस्त 2026 की मुख्य परीक्षा की तारीखें एकदम सामने खड़ी हैं। वो आराम से कहानी की तरह पढ़ने वाला जो रवैया था, वो अब एक हार्डकोर 1 ईयर स्टडी प्लान में कैसे तब्दील होता है? ये वो मोड़ है जहां पूरी रणनीति का गियर बदलना पड़ता है।
एनालिटिक्स आईएएस के स्रोतों में इस एक साल के सफर को, जो मई 2025 से मई 2026 तक का है, 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। अच्छा, तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है फाउंडेशन, जो मई से अक्टूबर तक चलता है। इस 5 महीने के फाउंडेशन में क्या-क्या कवर होना चाहिए? इस दौरान आपकी बेसिक एनसीईआरटी की दूसरी या तीसरी रीडिंग खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इस चरण का जो सबसे क्रिटिकल हिस्सा है वो है आपके वैकल्पिक विषय, यानी ऑप्शनल का कम से कम 50% सिलेबस पूरा हो जाना। 1 मिनट, शुरुआत में ऑप्शनल पर इतना भारी फोकस क्यों? क्या जनरल स्टडीज से शुरुआत करना ज्यादा तार्किक नहीं लगता? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। जीएस बहुत विशाल है, वो एक महासागर की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, जीएस का सिलेबस तो असीमित है। जबकि ऑप्शनल का सिलेबस सीमित है। अगर आप अक्टूबर तक अपना आधा ऑप्शनल खत्म कर लेते हैं तो आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, क्योंकि जब नवंबर आता है तो जीएस का दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। समझ गए, यानी भारी काम को पहले ही निपटा लें ताकि बाद में पैनिक ना हो। फिर नवंबर से शुरू होता है दूसरा चरण। हाँ, दूसरा चरण है इंटीग्रेशन, जो नवंबर से फरवरी तक चलता है। इस दौरान आपको अपनी स्टैंडर्ड किताबों को गहराई से पढ़ना होता है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह। और इसमें इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का मतलब है कि अब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे वर्तमान घटनाओं से जोड़ना है। क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? ये असल में दिखता कैसा है? बिल्कुल। मान लीजिए आप अखबार में सुप्रीम कोर्ट के किसी हालिया फैसले के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप तुरंत लक्ष्मीकांत की किताब खोलें और मूल अधिकार वाले चैप्टर को उस फैसले के संदर्भ में पढ़ें। अरे वाह, मतलब आप केवल सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, आप उस सिद्धांत को आज की दुनिया में लागू होते हुए देख रहे हैं। और इसी चरण में एथिक्स यानी GS4 और निबंध लेखन का अभ्यास भी शुरू कर देना चाहिए। ये तो एक बहुत ही सक्रिय या एक्टिव तरीका है पढ़ने का। तो फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, फरवरी से मई तक का समय, जिसे प्रीलिम्स फोकस कहा गया है। ये वो समय है जब आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस। हाँ, आपका दिमाग अब लंबे उत्तरों से हटकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानने पर केंद्रित होना चाहिए। अनगिनत मॉक टेस्ट देना, गलतियों का विश्लेषण करना और तथ्यों के रिवीजन पर जोर देना होता है। ये जो 3 चरणों का ढांचा है ये बहुत ही सॉलिड लग रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी बार बार किया गया है। अब करंट अफेयर्स की बात कर रही हैं। हाँ, करंट अफेयर्स और द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना। लेकिन मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। बाजार में हर कोचिंग संस्थान महीने के अंत में एक शानदार करंट अफेयर्स मैगजीन निकालता है जिसमें सब कुछ पका पकाया होता है। तो फिर कोई रोज सुबह अपना कीमती 1.5 घंटा सिर्फ एक अखबार के पन्ने पलटने में क्यों बर्बाद करे? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर उम्मीदवार यही शॉर्टकट अपनाकर उस फेल होने वाले 99% समूह का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, तो अखबार पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मैगजीन आपको केवल तथ्य देती है, कोई घटना कब हुई, किसने की और उसके आंकड़े क्या हैं। लेकिन अखबार आपको उस घटना का संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट देता है। संदर्भ से आपका क्या मतलब है? क्या प्रीलिम्स के लिए तथ्यों को रट लेना काफी नहीं है? प्रीलिम्स के लिए शायद थोड़ी मदद मिल जाए, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सरकार ने कोई नीति कब लागू की। वहां सवाल ये होगा कि उस नीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें। और ये समीक्षा मैगजीन पढ़कर नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं। जब आप रोज अखबार पढ़ते हैं, विशेषकर उसके संपादकीय पन्ने, तो आप देखते हैं कि एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय क्या है। एक अर्थशास्त्री क्या सोचता है, समाजशास्त्री की राय क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। तो आप धीरे धीरे अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना शुरू करते हैं। हाँ, आप सीखते हैं कि किसी मुद्दे पर एक संतुलित और बहुआयामी राय, जिसे इन्फॉर्म्ड ओपिनियन कहते हैं, कैसे बनाई जाती है। ये वैचारिक परिपक्वता रातों रात मैगजीन रटने से नहीं आती। तो अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो मैगजीन एक तस्वीर की तरह है जो आपको घटना का एक स्थिर दृश्य दिखाती है। बहुत सही तुलना है। लेकिन न्यूज़पेपर एक फिल्म की तरह है। जब आप पूरी फिल्म देखते हैं तभी आपको समझ आता है कि वो घटना क्यों घटी और उसके पीछे की कहानी क्या है। एकदम सही। और जहां तक अखबार से नोट्स बनाने की बात है, छात्र अक्सर अखबार की लाइनों को ज्यों का त्यों कॉपी करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर नोट्स कैसे बनाने चाहिए? नोट्स केवल मुख्य कीवर्ड्स, महत्वपूर्ण आंकड़ों और अलग अलग तर्कों को दर्शाने वाले फ्लो चार्ट के रूप में होने चाहिए।
ताकि एग्जाम से पहले उन्हें पलक झपकते ही रिवाइज किया जा सके। ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। अब हमारे पास ज्ञान का एक विशाल भंडार आ गया है। हमने किताबें पढ़ लीं, न्यूज़पेपर से सोचना सीख लिया, लेकिन दिन के अंत में ज्ञान होना एक बात है और उस ज्ञान को मार्कशीट के अंकों में बदलना बिल्कुल अलग बात। और यहीं पर इस पूरी परीक्षा के दो सबसे बड़े हथियार मैदान में आते हैं, वैकल्पिक विषय और उत्तर लेखन। तो पहले वैकल्पिक विषय की बात करते हैं। ये 500 अंकों का होता है ना? हाँ, और यही वो जगह जहाँ असल में रैंक तय होती है। इसे पूरी परीक्षा का गेम चेंजर माना जाता है। तो इन 500 अंकों को मुट्ठी में करने के लिए विषय चुनने का पैमाना क्या होना चाहिए? इसे चुनने के 3 स्पष्ट वैज्ञानिक आधार हैं। पहला, उस विषय की स्कोरिंग क्षमता, जैसे कि समाजशास्त्र या मानव विज्ञान। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आधार है जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ ओवरलैप। इस ओवरलैप के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आप भूगोल को अपना वैकल्पिक विषय चुनते हैं। जब आप जीएस पेपर 3 की तैयारी करते हैं तो उसमें आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे आते हैं। एक भूगोल का छात्र इन विषयों को अपने ऑप्शनल में पहले ही गहराई से पढ़ चुका होता है। अरे वाह! मतलब ये एक रणनीतिक निवेश है, जहां एक जगह की गई मेहनत दूसरी जगह भारी रिटर्न देती है। बिल्कुल, इससे आपके सैकड़ों घंटे बच जाते हैं। और तीसरा पैमाना क्या है? तीसरा है सिलेबस की लंबाई। अक्षत जैन, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की थी, उन्होंने मानव विज्ञान इसलिए चुना था क्योंकि उसका सिलेबस काफी छोटा और सटीक है। छोटा सिलेबस होने से आप उसे परीक्षा से पहले 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शनल भी चुन लिया। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे डरावना सपना है, उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। एकम आईएएस की जो अध्ययन सामग्री हमारे पास है, वो एक बहुत ही खौफनाक गणित पेश करती है। मुख्य परीक्षा में आपको 3 घंटे के भीतर 20 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसका मतलब है कि हर सवाल के लिए आपके पास सिर्फ 8.5 मिनट है। आप खुद सोचिए, उन 8.5 मिनटों में आपको उस जटिल सवाल को पढ़कर समझना है, अपने दिमाग में बिखरे हुए ज्ञान में से सही बिंदुओं को छांटना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उसे 200 शब्दों में पन्नों पर उतारना भी है। ये तो मतलब किसी इंसानी मशीन जैसा काम लगता है। हाँ, और बिना अभ्यास के ये असंभव है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मैं इसे अक्सर एक मास्टर शेफ की प्रतियोगिता से जोड़कर देखती हूँ। आपने 2 साल तक जो भी पढ़ा, आपकी किताबें, आपके नोट्स, वे सब सिर्फ कच्ची सामग्री हैं। सही कह रहे हैं। आप किचन में कितनी भी मेहनत कर लें, एग्जामिनर कभी आपकी स्टडी टेबल तक नहीं पहुंचने वाला। वो सिर्फ आपकी आंसर शीट देखता है। उत्तर लेखन उस डिश की प्लेटिंग है। ये एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। अगर आपने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट डिश बनाई लेकिन उसे एक गंदी प्लेट में ऐसे ही परोस दिया तो जज आपको 0 अंक देगा। बिल्कुल। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जी। छात्र अक्सर सोचते हैं कि पहले एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लूं, फिर आराम से बैठकर आंसर लिखूंगा। हाँ, ये तो बहुत से छात्रों का डिफॉल्ट माइंडसेट होता है। और ये यूपीएससी की तैयारी में की जाने वाली सबसे बड़ी आत्महत्या है। उत्तर लेखन कोई रिवीजन नहीं है, ये एक सक्रिय अध्ययन का टूल है। आपको शुरुआत से ही लिखना शुरू कर देना चाहिए। भले ही शुरुआत में खराब उत्तर लिखें। हाँ, शुरुआत में एक उत्तर लिखने में 30 मिनट लग सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिमाग को प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष के सांचे में सोचना सिखा रहे हैं। तो उन 8.5 मिनटों में एग्जामिनर को खुश करने वाली उस बेहतरीन प्लेटिंग के तत्व क्या होते हैं? देखिए, एग्जामिनर हर दिन सैकड़ों कॉपियां चेक कर रहा है। वो थका हुआ है, आपको उसका काम आसान करना है। एक बेहतरीन उत्तर में हमेशा कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे जवाबदेही, पारदर्शिता या समावेशी विकास। और अपनी बातों को साबित करने के लिए प्रामाणिक डेटा देना चाहिए, जैसे नीति आयोग या एनसीआरबी के आंकड़े। मतलब सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी है, एक ठोस आधार होना चाहिए। बिल्कुल। और पैराग्राफ के बजाय फ्लोचार्ट का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात, आपका उत्तर कभी भी अतिवादी या एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक संतुलित और तटस्थ दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है कि इस परीक्षा को पास करना कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। और किसी भी मैराथन में आपकी दौड़ने की गति से ज्यादा आपकी सहन शक्ति और ऊर्जा को बचाकर रखने की क्षमता मायने रखती है। स्लीपी क्लासेस के स्रोत में इस बिंदु पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है। अक्सर छात्र इस अंधी दौड़ में अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं।
लाइब्रेरी में 14 घंटे बैठना बहादुरी का प्रतीक मान लिया जाता है। जो कि बहुत ही गलत है। हाँ, पर्याप्त पोषण, व्यायाम और 7 से 8 घंटे की नींद लेना कोई विलासिता नहीं है। ये एक वैज्ञानिक आवश्यकता है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग एक भरा हुआ हार्ड ड्राइव बन जाएगा, जहां कोई नई फाइल सेव ही नहीं हो सकती। एकदम सही बात है। इस पूरी यात्रा का निचोड़ यही है कि यूपीएससी केवल रटने की परीक्षा नहीं है। ये इस बात की परीक्षा है कि आपने उस ज्ञान को कितनी कुशलता से संयोजित किया और दबाव में उसे कैसे प्रस्तुत किया। तो आज की इस चर्चा से हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं, विशेषकर जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने छाई रणनीतिक धुंध कुछ हद तक जरूर छंटी होगी। हाँ, उन्हें एक स्पष्ट दिशा मिली होगी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमारे स्रोतों में तो बात नहीं हुई है, लेकिन जो आज के समय में बेहद प्रासंगिक है। वो क्या है? आज के युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ने हर तरह की जानकारी को हमारी उंगलियों पर ला दिया है, तो भविष्य में यूपीएससी उम्मीदवारों का परीक्षण कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में रटने की क्षमता पूरी तरह से महत्वहीन हो जाएगी, और क्या केवल आपकी आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच ही आपके अधिकारी बनने का एकमात्र पैमाना रह जाएगी? जो लोग सुन रहे हैं वो खुद इस बात पर चिंतन करें। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।